हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि इसका पहचान क्या होता है, एलपीओ क्या लगता है, वर्ब का फॉर्म क्या लगता है। जैसा हमें हर टेंस को पढ़ने से पहले जानना पड़ता है। तो आपने देखा कि पहचाने वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगे होते हैं और वाक्य पढ़कर लगता है कि कोई काम भविष्य में शुरू हो रहा होगा, अभी नहीं, भविष्य में शुरू हो रहा होगा, भविष्य में वो काम चल रहा होगा। ये तो था पहचान। और एक्टिव का एलपीओ की बात करें तो एक्टिव में एलपीओ विल बी और शैल बी लगता है और पैसिव में कोई एलपीओ नहीं होता है, जैसे आपने पिछले वीडियो में भी देखा है अफर्मेटिव सेंटेंस की सीरीज में। और वर्ब के फॉर्म, वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा, क्योंकि कोई भी कॉन्टिन्यूअस क्यों ना हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस क्यों ना हो, उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होता है अगर वाक्य एक्टिव हो तो। और एक बात और, इसमें पैसिव का एलपीओ नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग ट्रांसलेशन छोड़ देते हैं। अगर पैसिव का कोई एलपीओ में कोई वाक्य मिले तो उसको किस तरह से करते हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में भी देखेंगे कि जब कभी वाक्य पैसिव में हो, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वाक्य हो, तो उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और जैसा आप जानते हैं, इस बार हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस डील करना है, तो सबसे पहला वाक्य जो हम लोग इस श्रेणी में डील करने वाले हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस बोर्ड पे देख सकते हैं कि हम भविष्य में किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे होंगे। देखिए, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों क्या इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ब है समस्या का सामना करना वर्ब है, और ये काम कब हो रहा होगा, भविष्य में हो रहा होगा। रहा होगा, रही होगी लिखा है, रहा शब्द से पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। जैसा मैंने बताया, कभी कोई भी कॉन्टिन्यूअस क्यों ना हो, उसमें रहा, रही, रहे शब्द जरूर दिखाई देगा। तो इसमें रहा, रहे दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। और गे लगा है और भविष्य की बात हो रही है, भविष्य का संकेत मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसलिए यानी कॉन्टिन्यूअस भी है और फ्यूचर भी है, इसलिए मिलकर ये हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब बात करें इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब है सामना करना वर्ब है, क्योंकि इसमें कर शब्द लगा हुआ है। जैसे आप जानते हैं, अगर किसी शब्द के साथ कर, करूँ, करे, की इत्यादि शब्द लगे हो तो उसको वर्ब कहते हैं, या उसमें ना शब्द जोड़ के देखने पे सही लगे तो उसको वर्ब कहते हैं। जैसे सामना करना, तो इसका मतलब ये वर्ब हुआ। वर्ब खोजने के बाद हमें क्या खोजना होता है, ऑब्जेक्ट खोजना होता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, वर्ब के पीछे किसको शब्द लगा के प्रेस करेंगे, वर्ब के पीछे किसको शब्द लगा के प्रेस करेंगे, किसको सामना कर रहे हो, अगर सुनने में गलत लगा तो किसकी लगा के प्रेस करिए, किसका लगा के प्रेस करिए, किसका लगा के प्रेस कर लेते, किसका सामना कर रहे होगे, किसका सामना कर रहे होगे, उत्तर मिला समस्या का, तो समस्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोज लेते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रेस करते हैं, कौन सामना कर रहा है, कौन सामना कर रहा है, हम सामना कर रहे हैं, हम हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव है और इसमें एलपीओ लगेगा विल बी। एलपीओ मिल गया, आप ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द दिया है, किस प्रकार की। तो किसी वाक्य में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो इस बात का संकेत होता है कि वो वाक्य प्रश्नवाचक है, तो ये भी वाक्य प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में, नंबर 1 डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच माने क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्या होता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसके, किसके, किस प्रकार का, कौन इत्यादि शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनानी है। प्रश्नवाचक शब्द है किस प्रकार की, और किस प्रकार की इंग्लिश होती है, व्हाट काइंड ऑफ। तो सबसे पहले लिख देंगे व्हाट काइंड ऑफ। नंबर 2 लिखा है डब्ल्यूएच के साथ वाली संज्ञा, यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ वाली संज्ञा। यानी कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिसके साथ संज्ञा जुड़ के आता है, तो उसकी अंग्रेजी उसी प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद बना देना पड़ता है। वो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, वो प्रश्नवाचक शब्द है कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, किसके, किस प्रकार का, कितना, कितनी, कितने, और कभी कभी क्या शब्द भी हो सकता है। क्या शब्द एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद वर्ब भी आ सकता है, जिसके बाद संज्ञा भी आ सकती है। अगर क्या शब्द के बाद संज्ञा है तो क्या शब्द की इंग्लिश बनाने के बाद संज्ञा की इंग्लिश उसके बगल में बना देंगे। एनीवे, तो यहाँ पर क्या है, किस प्रकार की के बाद जो लिखा है व्हाट काइंड ऑफ, उसके बाद किस चीज़ की इंग्लिश बनानी है, संज्ञा की इंग्लिश बनानी है। तो किस प्रकार की के बगल में संज्ञा क्या लिखा हुआ है, समस्या है, तो समस्या की इंग्लिश बना देंगे। समस्या क्या होता है, प्रॉब्लम। नंबर 3 एलपीओ का पहला भाग। एलपीओ देखिए आपने लिखा है विल बी, तो उसका पहला भाग मतलब पहला शब्द विल। नंबर 4 लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश हो जाएगी वी। नंबर 5 नॉट है नहीं इस वाक्य में, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग है बी। नंबर 7 वर्ब क्या है, वर्ब है सामना करना। सामना करने की इंग्लिश होती है फेस। आईएनजी फॉर्म इसमें यूज होगा तो फेसिंग हो जाएगा।
नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? समस्या। तो समस्या की इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं, इसलिए दोबारा इसकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे, तो इसलिए ट्रांसलेशन हुआ पूरा, लेकिन एक शब्द बचा रह जाता है भविष्य में, तो इन फ्यूचर। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल वी बी फेसिंग इन फ्यूचर। अगला वाक्य है, क्या कल विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे? क्या कल विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे, यानी भविष्य की बात है, भविष्य में कोई काम चल रहा होगा। काम क्या चल रहा होगा? परीक्षा देने का, इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि रहा शब्द भी लगा हुआ है, गा लगा है, दोनों का मिश्रण मिलके होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो पहले क्या देख लेते हैं, वर्ब क्या है? वर्ब है देना, देना वर्ब है, ठीक है, देना वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब के पीछे किसको, किसकी, किसका, किससे, किसे या क्या शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या दे रहे होंगे? परीक्षा, तो परीक्षा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, कौन परीक्षा दे रहा है या कौन दे रहा है, तो इसका उत्तर मिला विद्यार्थी, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब एक्टिव है, एक्टिव है एलपीओ लगेगा, विल बी। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्या। अब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि अगर क्या शब्द के बाद क्रिया आए तो क्या की अंग्रेजी बनाते हैं, क्या के बाद क्रिया ना आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। एक ये रूल है। दूसरा रूल ये है कि अगर ये वाक्य पढ़कर लगे कि उसका प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, और हाँ या ना में आए ना आए तो क्या की इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, क्या कल विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे, अगर दे रहे होंगे तो बोलेंगे हाँ, नहीं दे रहे होंगे तो नहीं, तो यानी इसका प्रश्न जो है इसका उत्तर हाँ या ना में आने वाला है। तो इस केस में यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, यानी WH की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, तो WH के साथ वाली संज्ञा की भी इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है। यानी ट्रांसलेशन की शुरुआत नंबर 3 वाले पॉइंट से शुरू करेंगे, यानी पहले हेल्पियो का पहला भाग लगाएंगे। हेल्पियो आपका विल भी लगेगा, तो पहला भाग हुआ विल। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स। नंबर 4, नंबर 5 नॉट है, नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग क्या है? बी। नंबर 7 वर्ब, वर्ब क्या है? देना। तो देने की इंग्लिश तो होती है गिव, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर टेस्ट देना, एग्जाम देना, परीक्षा देना, अगर ये सब लिखा हुआ है, टेस्ट, एग्जाम, परीक्षा, ये सब दिया हो, तो उस केस में देने की इंग्लिश गिव नहीं होती है, उस केस में देने की इंग्लिश होती है टेक। तो यानी यहां पे होगा टेकिंग। फिर नंबर 8 लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? परीक्षा, एग्जाम। विल द स्टूडेंट्स बी टेकिंग एग्जाम। अब बचा क्या रह गया? कल, टुमारो। विल द स्टूडेंट्स बी टेकिंग टेस्ट या टेकिंग एग्जाम टुमारो। क्लियर? अगला वाक्य है, उस समय वह दोस्तों के साथ क्या कर रहा होगा। उस समय मतलब भविष्य में जो आने वाला समय है, बातचीत चल रही है कि भाई उस समय जब तुम जाओगे तो वो कहाँ होगा, वो दोस्तों के साथ होगा, तो वो दोस्तों के साथ क्या कर रहा होगा, यानी भविष्य की बात हो रही है। और रहा शब्द लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, गा लगा है तो फ्यूचर है, फ्यूचर का संकेत मिलना चाहिए। खाली गा लगा शब्द देखने से ये मत मान लीजिएगा कि वाकई फ्यूचर टेंस है, क्योंकि जब आप अभी मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि खाली गा के भ्रम में मत पड़िएगा। गा कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो बीती हुई बात के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और भविष्य में आने वर्तमान में चल रहे वाक्य के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इस भ्रम से थोड़ा बचिएगा। तो फिलहाल अब आप समझिए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो सबसे पहले क्या देखना है, फिर वही करेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? इसमें करना वर्ब है, करना, करना वर्ब है। कर शब्द के साथ कुछ जुड़ा नहीं है, कर अपने आप में एक वर्ब है यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि किसको लगा के प्रश्न करिए, किसको कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, किसका कर रहे हो, किससे कर रहे हो, किसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यहाँ तो खुद ही लिखा है क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या शब्द जो है आप मान सकते हैं एक तरह से, अगर यहाँ पे क्या लिखा है उस वाक्य में भी क्या शब्द लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं वर्ब के साथ, और अगर वाक्य में भी क्या शब्द लिखा हो और क्या शब्द के तुरंत बाद वर्ब आ जाए, तो ये पक्का है कि वो जो क्या है वो खुद ही ऑब्जेक्ट है। ये जो क्या लिखा हुआ है ये खुद ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप समझिए ये ऑब्जेक्ट है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव है। ट्रांसलेशन करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्यों है, क्योंकि इसमें लिखा है क्या, क्या शब्द से पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक है,
तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनानी है? WH की। WH बने क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द। और यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या? क्या। और यहाँ पे क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं? यहाँ जरूर बनेगी, क्योंकि मैंने क्या बतलाया था, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द है या कहीं भी क्या शब्द है, शुरू में क्या, कहीं भी क्या शब्द लिखा हो, पूरे वाक्य में कहीं भी क्या शब्द लिखा हो, तो देखना यह पड़ता है कि क्या शब्द की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। तो क्या शब्द के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो क्या की इंग्लिश बनेगी? पक्का बनेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या शब्द की इंग्लिश बनेगी तो वॉट लिखेंगे पहले। नंबर 2, क्या शब्द के साथ यानी WH के साथ वाली संज्ञा। तो क्या शब्द के साथ जो शब्द है, ये WH के बाद जो शब्द है वो वर्ब है, संज्ञा नहीं है। तो ये कर शब्द की इंग्लिश इसके बगल में मत बनाइएगा। अगर ये संज्ञा होता तब बनाते, ये वर्ब है तो वर्ब की इंग्लिश हमेशा, देख रहे हैं, हेल्पियो के बाद यहीं पे बनती है। इसके अलावा वर्ब को आप इस जगह से नहीं हटा सकते हैं। तो नंबर 2 की जगह कुछ नहीं होगा। नंबर 3, हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो विल बी, तो पहला भाग विल, व्हाट विल। नंबर 4, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। नंबर 5, नॉट है नहीं इस वाक्य में। नंबर 6, हेल्पियो का बचा भाग है बी। नंबर 7, वर्ब, वर्ब है करना, डू, ING फॉर्म डूइंग। नंबर 8, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लिखा है? तो यही ऑब्जेक्ट था, मैंने पहले बोल दिया था ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी तो इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं व्हाट, तो दोबारा यहाँ तो बनाएंगे नहीं लास्ट में, तो इसलिए क्या शब्द की कोई इंग्लिश दोबारा नहीं बनानी है। इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ पूरा। लेकिन बचा क्या? उस समय दोस्तों के साथ। तो पहले दोस्तों के साथ की इंग्लिश बना लेंगे, विथ फ्रेंड्स। उस समय, एट दैट टाइम। व्हाट विल ही बी डूइंग विथ हिज फ्रेंड्स या विथ फ्रेंड्स एट दैट टाइम। अगला वाक्य है, अगले वर्ष गरीबों के उत्थान के लिए कौन सी योजना लागू की जा रही होगी। या आप ऊपर वाले वाक्य को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, नीचे वाला वाक्य क्यों लिखा है मैंने अभी बता देता हूं। तो आपने देखा इस वाक्य में वर्ब है उत्थान करना, सॉरी लागू करना, लागू करना वर्ब है, और भविष्य में लागू कर रहे होंगे तो भविष्य की बात है, और रहा लगा है कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसको कहेंगे। तो इसमें वर्ब है लागू करना, लागू करना वर्ब है। फिर ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या शब्द लगा के प्रवेश करिए, किसको लागू कर रहे हैं, किसको लगा के प्रवेश कर लीजिए, किसको लागू कर रहे हैं, तो उत्तर मिला योजना। योजना हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रवेश करेंगे, कौन लागू कर रहा है, योजना कोई लागू करता है ना, तो कौन योजना लागू कर रहा है, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ, ये वाक्य है पैसिव, लेकिन आप जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पैसिव का हेल्पियो होता नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, फिर से वही विवेक का प्रयोग करते हैं और सोचते हैं कि अगर इसमें सब्जेक्ट होता तो क्या होता, क्योंकि किसी भी वाक्य को जब पढ़ते हैं तो उसमें कोई वर्ब दिया होता है, अगर वर्ब दिया होता है तो उसको करने वाला जरूर होता है, चाहे उस वाक्य में दिया हो या छुपा हुआ हो। लेकिन बिना किसी इंसान के कोई काम नहीं होता है। कुछ काम होते हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, जिसमें इंसान का दखल नहीं होता है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस काम को इंसान की मदद से किया जाता है वो काम बिना इंसान की मदद से होना भी नहीं है। तो इस वाक्य में जो काम है लागू करने का, वो भी कोई इंसान कर रहा होगा या कोई संस्था कर रही होगी। उस संस्था भी अपने आप में इंसान नहीं है, क्योंकि संस्था में इंसान है, संस्था के जो इंसान है वो मिलकर कर रहे होंगे इस काम को, लेकिन काम तो अल्टीमेटली इंसान के द्वारा ही किया जा रहा है। तो अब हम सोच लें कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट होता तो क्या होता, तो जाहिर सी बात है जो योजनाएं लागू की जाती हैं गरीबों के लिए या किसी के लिए, देश के किसी भी इंसान के लिए, देशवासियों के लिए, तो सरकार लागू करती है, ये आप भी जानते हैं। तो अगर वाक्य में सब्जेक्ट लगा के अगर इसी वाक्य को बोलते तो वाक्य जो नीचे लिखा ये बोलते, सरकार अगले वर्ष गरीबों के उत्थान के लिए कौन सी योजना लागू कर रही होगी। क्लियर? तो उस केस में सब्जेक्ट कौन होता है, सरकार सब्जेक्ट होता है। तो बस समझ लीजिए आपका सब्जेक्ट है सरकार, तो ऊपर वाले वाक्य को देकर ट्रांसलेशन नहीं करना है, नीचे वाले वाक्य को देकर ट्रांसलेशन करना है, और ट्रांसलेशन आपका पूरा हो जाएगा, अर्थ निकल जाएगा और कोई आपकी बात को गलत नहीं काट सकता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले WH की इंग्लिश। WH क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कौन सी, विच। नंबर 2, WH के साथ वाली संज्ञा। तो WH यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ वाली संज्ञा। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से जिसके बाद संज्ञा आती है, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, किसके, किसके प्रकार का, क्या और कितना, कितनी, कितने। तो यहाँ पे कौन सा भी वही शब्द है जिसके बाद संज्ञा आता है। तो कौन से के बाद संज्ञा क्या आ रहा है, कौन सी, योजना, विच प्लान। नंबर 3, हेल्पियो का पहला भाग विल। नंबर 4, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सरकार, द गवर्नमेंट। नंबर 5, नॉट है नहीं इस वाक्य में। नंबर 6, हेल्पियो का बचा भाग बी। नंबर 7, वर्ब, वर्ब है लागू करना, इम्प्लीमेंट, ING फॉर्म इम्प्लीमेंटिंग।
नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है प्लान। अब बचा क्या रह गया, अगले वर्ष गरीबों के उत्थान के लिए, तो गरीबों के उत्थान के लिए की इंग्लिश हो जाएगी फॉर द, ये मिटाना पड़ेगा, अपलिफ्ट माने उत्थान, UPLIFT अपलिफ्ट ऑफ द पुअर। Which plan will the government be implementing for the uplift of the poor next year? एक शब्द और छूट गया, अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर। क्लियर है, समझ जाइए, मैंने पढ़ दिया, फिर से देखिए। Which plan will the government be implementing for the uplift of the poor next year? थोड़ा लंबा वाक्य था, खैर क्लियर है। अगला वाक्य है, अगले सप्ताह कौन सा फैसला सुनाया जा रहा होगा। इसमें भी दो वाक्य है, नीचे वाले वाक्य को कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, ऊपर वाले वाक्य को पहले देखिए। आप समझ गए होंगे नीचे वाला वाक्य मैंने क्यों लिखा है। अगले सप्ताह कौन सा फैसला सुनाया जा रहा होगा, इसमें वर्ब है सुनाना, सुनाना वर्ब है, सुनाना वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोजिए, किसको सुनाया जा रहा है या क्या सुनाया जा रहा है, उत्तर मिला फैसला, फैसला ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट खोजिए कौन सुना रहा है, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं दिया है, इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है। तो पैसिव है तो आप जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से पैसिव हेल्पफुल नहीं लगता है, तो फिर से क्या करेंगे, अपने विवेक का प्रयोग करके सोचेंगे कि अगर इसमें सब्जेक्ट होता तो क्या होता। भाई फैसला कौन सुनाता है, कोर्ट में जज सुनाता है, तो कोर्ट जज तो एक होता ही नहीं है, जज की एक पूरी पैनल होती है, वो मिल के कोर्ट फैसला सुनाते हैं। तो कई बार हम लोग या तो कह देते हैं जज सुना रहा होगा फैसला, या कह देते कोर्ट सुना रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, दिमाग लड़ाया, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे अगर विवेक का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें, दिमाग का प्रयोग करें, तो दिमाग ये कहता है कि चलो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लिख दो कोर्ट, तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो हमने वाक्य लिख दिया कि अगले सप्ताह कोर्ट कौन सा फैसला सुना रही होगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको सब्जेक्ट भी मिल गया, यानी कौन सुना रहा है फैसला, कोर्ट सुना रही है, तो कोर्ट हो गया आपका सब्जेक्ट और फैसला हो गया ऑब्जेक्ट और सुनाना हो गया वर्ब। तब ट्रांसलेशन हो जाएगा आराम से। आपको मालूम है इसमें भी विल बी का प्रयोग करना है, एलपीओ की जगह विल बी। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है। WH का इस वाक्य में कौन सा, तो विच लिख लेंगे। नंबर 2 लिखा WH के साथ वाली संज्ञा, यानी प्रश्नवाचक शब्द का संज्ञा। कुछ प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बाद संज्ञा आती है, आपको मालूम ही है। तो कौन सी के बाद भी जो शब्द दिख रहा है वो एक संज्ञा है, कौन सी के बाद क्या दिख रहा है, फैसला, फैसले का हो गया जजमेंट, विच जजमेंट, ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द के बाद वाली संज्ञा। नंबर 3 एलपीओ का पहला भाग विल। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कोर्ट, द कोर्ट होना चाहिए। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग बी। नंबर 7 वर्ब, वर्ब है सुनाना, तो सुनाने की इंग्लिश जो है, अगर फैसला सुना रहे हैं तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो पहले ही बन चुका है जजमेंट, तो विच जजमेंट विल द कोर्ट बी प्रोनाउंसिंग, बचा क्या, अगले सप्ताह, नेक्स्ट, द नेक्स्ट, यहां भी छूट गया द वीक। तो विच जजमेंट विल द कोर्ट बी प्रोनाउंसिंग द नेक्स्ट वीक। तो आज हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील किया। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को इसके बारे में बताइए। और जाने से पहले मैं फिर से आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, उसका आंसर शीट भी बगल में दिया होगा, आप उसको मिलाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और फिर से आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से आपका इंतजार रहेगा मुझे, और तब तक के लिए जय हिंद।